वेलकम फ्रेंड्स, माय नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पेंशनर्स के लिए कैसे लाभकारी और हानिकारी है EPS 95 स्कीम, उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसा कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा भविष्य निधि में जमा करवाते हैं तो आपको EPS 95 के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। EPS 95 स्कीम, नौकरी पेशा लोग अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते में जमा करवाते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो को रोकने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और मैं ये चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने साथी कर्मचारी या पेंशनधारी जो भी हों उनको ज़रूर शेयर करिएगा। आगे चलते हैं वीडियो पर। लेकिन EPFO में पैसा डालने वाले ज़्यादातर लोगों को EPFO की EPS 95 स्कीम के बारे में पता नहीं होता है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं तो आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर EPS 95 क्या है और इससे कौन लाभान्वित हो सकता है। EPS 95 स्कीम 1995 में लागू हुई थी। EPFO के अंतर्गत सभी कंपनियां इसके दायरे में आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। EPS 95 स्कीम के तहत 1 सितंबर 2014 को बाद से सभी कर्मचारियों, सभी पेंशनरों को कम से कम 1000 रुपये की पेंशन मिलती थी। पेंशनरों की यह राशि 58 की उम्र के बाद मिलनी शुरू होती थी, यानी 58 साल के बाद आपको हर महीने 1000 रुपये बतौर पेंशन मिलेंगे। कौन हो सकता है लाभान्वित? EPS 95 योजना का लाभ केवल EPFO के खाता धारकों को ही मिल सकता है। EPFO खाता धारकों की आय का एक हिस्सा भविष्य निधि के रूप में जमा होता है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी करना जरूरी है। फिर जब आप 58 साल के हो जाएंगे तो आपको हर महीने पेंशन की राशि मिलने लगेगी। मृत्यु के बाद परिवार को लाभ। EPS 95 योजना के तहत अगर किसी पेंशन धारक की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है, यानी जो नॉमिनी होंगे उनको पेंशन मिलती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के वक्त हो जाती है तो परिवार को 6 लाख रुपए मिलते हैं। अगर पेंशन धारक का कोई परिवार नहीं है तो पेंशन का लाभ नॉमिनी को मिल जाता है। नौकरी के 10 साल पूरे होने के बाद आप अपना सारा पैसा PF से निकाल सकते हैं। हालांकि फिर आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ नियम भी बदले हैं EPFO ने, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सरकार ने EPFO के नियमों में कई बदलाव किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि अब कर्मचारी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले ही भविष्य निधि के रूप में जमा पूरे पैसे निकाल सकता है। इसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी 2 महीने से ज़्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो इस स्थिति में भी वह अपना पूरा PF का पैसा निकाल सकता है। यदि कोई कर्मचारी EPFO अकाउंट ओपन होने के बाद 5 साल के अंदर पैसा निकालता है तो उसे TDS कटवाना पड़ता है। अगर यह रकम 50,000 रुपये है और उसका पैन कार्ड PF अकाउंट से लिंक नहीं है तो उसको 10% TDS देना होगा। क्या हायर पेंशन स्कीम चुनने से टेक होम सैलरी कम हो जाएगी? ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको नोट कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादातर पेंशनधारी या कर्मचारी में शेयर करिएगा। EPFO के हायर पेंशन स्कीम को अगर आप चुनते हैं तो आपकी सैलरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो सैलरी मिल रही है वैसा ही मिलती रहेगी। इस स्कीम में आपकी सैलरी, आपके कंट्रीब्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी बदलाव होंगे वो नियोक्ता के अंशदान पर देखने को मिलेगा। EPFO में हर मेंबर के 2 खाते होते हैं। पहला कर्मचारी भविष्य निधि और दूसरा कर्मचारी पेंशन। मतलब एक जो कर्मचारी के बेसिक और DA में हर महीने 12% रकम EPF में डाली जाती है। वहीं नियोक्ता भी उतनी ही रकम
डालता है, लेकिन नियोक्ता का पूरा कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में नहीं जाता है, बल्कि 8.33 ईपीएस खाते में और 3.67 ईपीएफ खाते मतलब पेंशन खाते में जाता है। यानी नए नियम के बाद आपकी सैलरी, टेक होम सैलरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कर्मचारी पर असर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको समझना होगा। हायर पेंशन स्कीम का असर आपके रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा। जी हाँ, आपको समझना होगा ये हायर पेंशन स्कीम का असर जो है वो आपके पेंशन फंड पर पड़ेगा। हायर पेंशन चुनने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट पर उसके पीएफ खाते में जमा रकम कम हो जाएगी। ये यहाँ पर समझना होगा आपको कि अगर आप EPS 95 स्कीम का ऑप्शन चुनते हैं तो आपकी मासिक पेंशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपका जो पेंशन का पैसा जमा हो रहा है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलना है, वो कम होता जाएगा। मतलब आपको समझना होगा ये, यानी एक मुश्त जमा राशि जो जमा है पेंशन की वो कम हो जाएगी, लेकिन पेंशन वाली रकम बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसे एनरोल कैसे करें या नहीं। इसका जवाब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। आपको अपने हिसाब से इस स्कीम को चुनाव करना है, नफ़ा नुकसान को देखना है, सही विकल्प चुनना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी के कम साल बचे हैं और सैलरी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद भी कम है तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार के साथ एक मुश्त रकम यानी पीएफ खाते से ज़्यादा रकम पर फोकस करना चाहिए। वही अगर सैलरी की नौकरी की शुरुआत है और अच्छी खासी सैलरी है और नौकरी के लिए काफ़ी साल बाकी हैं तो आप इसे चुनकर इसका लाभ उठाना चाहिए। क्या नुकसान होगा? हायर पेंशन का नफ़ा नुकसान हर कर्मचारी के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप नया ऑप्शन चुनते हैं तो आपके ईपीएफ खाते में जमा पैसा पेंशन फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप जमा हो जाएगा, यानी आपके पीएफ अकाउंट पर मिलने वाला कंपाउंड बेनिफिट खत्म हो जाएगा। दूसरा नुकसान, आप ईपीएस से एक मुश्त पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा नुकसान अगर बताएं तो आप पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। पेंशन नियम के मुताबिक आपके जाने के बाद आपकी पत्नी को आधी पेंशन मिलती रहेगी, जबकि बच्चों को 25% फीसदी, यानी अगर आपका पेंशन 20,000 है तो आपके निधन के बाद पत्नी को 10,000 मिलेगा। ईपीएस स्कीम में आपको पीएफ के मुकाबले कम ब्याज मिलेगा। ईपीएस स्कीम में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ईपीएस स्कीम में आपको पीएफ के मुकाबले कम ब्याज मिलने वाला है, ये समझना होगा आपको। मौजूदा वक्त में पीएफ पर 8.8 से 10% सालाना ब्याज मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपके लिए लेकर आया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्सों में या पेंशन कर्मचारी में शेयर करिएगा। आगे की जो जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।